उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक ढाबे पर काम करने वाले एक कर्मचारी के कपड़े उतारकर धर्म की पहचान करने के आरोप में बवाल हो गया। 28 जून को हुई बताया जा रहा है घटना हुई। उसके बाद पूरे जिले में तनाव फैल गया। पिछले साल कांवड़ यात्रा से पहले यूपी सरकार ने आदेश जारी किया था कि खाने पीने का सामान बेचने वाले हर दुकानदार को अपना असली नाम दुकान के बाहर लिखना होगा। इस साल भी राज्य सरकार का वो नियम लागू किया गया, लेकिन दावा किया गया कि सरकार के इस आदेश के बाद भी कांवड़ मार्ग पर हिंदू नामों से कई ऐसे ढाबे चल रहे थे जिनके मालिक मुस्लिम समुदाय के। ऐसे ही एक ढाबे का पता चलने के बाद स्वामी यशवीर महाराज और उनसे जुड़े कुछ लोग वहां पहुंच गए। स्वामी यशवीर महाराज का मुजफ्फरनगर से करीब 15 किलोमीटर दूर बगरा नाम के गांव में योग आश्रम। दावा किया गया कि मुजफ्फरनगर में स्वामी यशवीर महाराज ने कांवड़ मार्ग पर करीब 5000 लोगों की अपनी टीम लगाई है, जो होटलों, ढाबों और दुकानों पर जाकर दुकानदारों की पहचान करने में जुटी। दावा किया गया कि इसी दौरान उनकी टीम को कांवड़ मार्ग पर मौजूद पंडित जी वैष्णो नाम के एक ढाबे के बारे में पता चला था। सूत्रों के मुताबिक स्वामी यशवीर को इस बात की जानकारी मिली कि पंडित जी वैष्णो ढाबे को मुस्लिम समुदाय के लोग चला रहे हैं और इसी वजह से स्वामी यशवीर महाराज के साथ कुछ लोग उस ढाबे पर पहुंच गए। आरोप लगाया गया कि स्वामी यशवीर महाराज से जुड़े लोगों ने पंडित जी वैष्णो ढाबे पर काम करने वाले एक कर्मचारी के कपड़े उतारकर उसके धर्म की जांच की थी, लेकिन इस घटना के बाद वहां बवाल हो गया। दावा किया गया कि जिस कर्मचारी की जांच की गई उसका नाम गोपाल है। हालांकि जब इस बारे में स्वामी यशवीर महाराज से बात की गई तो उन्होंने ऐसी किसी भी घटना से इनकार कर दिया। हम किसी के कपड़े थोड़ा ही उतार देंगे और पैंट उतारना ये तो एक निर्लजता है। ऐसा काम वहां पर नहीं हुआ और न वहां पिटाई की गई। स्वामी यशवीर महाराज के मुताबिक इस घटना के बाद उन्होंने गोपाल नाम के उस आदमी के बारे में पता किया। उनके मुताबिक जिस आदमी ने अपना नाम गोपाल बताया था उसका असली नाम अब्दुल है। जांच करने पर पता लगा कि वो गोपाल नहीं, उसका नाम अब्दुल है और वहीं थोड़ी दूर पर एक गांव है बझेड़ी, उस बझेड़ी का रहने वाला है वो। हालांकि इस घटना के बाद मुजफ्फरनगर के नई मंडी थाना इलाके में तनाव फैल गया। मामला पुलिस तक पहुंच गया, जिसके बाद पुलिस ने स्वामी यशवीर महाराज से जुड़े 6 लोगों के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया और नोटिस जारी कर पुलिस ने उन सभी 6 लोगों को बयान दर्ज करने के लिए थाने बुलाया, जिन पर कपड़े उतारकर कर्मचारी के धर्म की जांच करने का आरोप लगाया गया था। स्वामी यशवीर महाराज के मुताबिक कांवड़ मार्ग पर कई ऐसे ढाबे हैं जिन्हें हिंदू नाम से मुस्लिम समुदाय के लोग चला रहे हैं। हालांकि उन्होंने इस बात से इनकार किया कि उनसे जुड़े लोगों ने धर्म जानने के लिए किसी के कपड़े उतरवाए। लेकिन स्वामी यशवीर महाराज ने यह दावा किया कि इस घटना को हिंदू मुस्लिम रंग देने की कोशिश की गई। न्यूज 18 से बातचीत में उन्होंने दावा किया कि जानबूझकर इस घटना को बढ़ा चढ़ाकर उछाला गया ताकि कांवड़ यात्रा से पहले मुजफ्फरनगर का माहौल खराब किया जा सके। वहाँ एक मुस्लिम पत्रकार था, उसने उनको कहा कि ऐसा है, तुम्हारे बचने का एक रास्ता है, इसको थोड़ा मोड़ दे दो। हिंदू मुस्लिम ये कहो मेरा नाम गोपाल है, इसलिए मुस्लिम नाम बदल दे, मेरा नाम गोपाल है और मेरे कपड़े उतारे गए, मेरी पिटाई करी। स्वामी यशवीर महाराज ने मुजफ्फरनगर पुलिस पर भरोसा जताया और ये उम्मीद जताई कि उनके लोगों के साथ न्याय किया जाएगा। हालांकि उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया कि अगर उनसे जुड़े लोगों पर केस दर्ज हुआ तो वो बड़ा आंदोलन करेंगे। मुकदमा होते ही ये समझ लेना पूरे भारत के अंदर उनके नौजवानों के समर्थन में हिंदुओं के आंदोलन प्रारंभ हो जाएंगे। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा मार्ग पर हुई घटना की जांच पुलिस ने तेज कर दी। मामले में कई लोगों से पूछताछ भी की गई ताकि घटना से जुड़ा एक एक सच सामने आ सके। और उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा से पहले ही मचे बवाल के बीच उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ मार्ग पर बिना नाम के चलने वाली खाने की दुकानों को बंद करवाने का फैसला लिया। इसके साथ ही कांवड़ यात्रा के रूट पर पड़ने वाले सभी रेस्टोरेंट, ढाबों, रेडी पटरी लगाने वालों को निर्देश दिया गया कि वो अपने मालिक का नाम, दुकान का लाइसेंस और पहचान पत्र दिखाएं। इन नियमों को न मानने पर कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई और इसके तहत उन दुकानदारों पर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा जो इस आदेश को नहीं मानेंगे। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी की सरकार के मुताबिक ये सख्त फैसला इसलिए लिया गया ताकि कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालु आसानी से दुकानदारों की पहचान कर सकें और खाने की चीजों में मिलावट की शिकायत न आए। जो रास्ते भर में जो दुकानदार होते हैं, खाद्य सामग्री जहाँ खाना मिलता है वो सब शुद्ध होना चाहिए और कहीं किसी प्रकार की मिलावट न हो, कोई असंदिग्ध न हो। राज्य सरकार ने कांवड़ यात्रा के दौरान सभी दुकानों में नेम प्लेट लगाने को जरूरी कर दिया। ये फैसला पूरे राज्य में उन रूटों पर लागू किया गया जहां से कांवड़ यात्रा निकलेगी। उत्तराखंड में जो रूट कांवड़ के लिए हैं, उन रूटों में जितने भी होटल, ढाबे या रेहड़ी पटरी वाले होते हैं, उन सभी को नेम प्लेट लगाने के लिए कहा है। प्रदेश भर के साधु संतों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया। 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हो जाएगी।
इधर उत्तराखंड के हरिद्वार में कुछ कांवड़ियों पर एक ऑटो ड्राइवर को पीटने का आरोप लगा। उत्तराखंड के हरिद्वार में कुछ कांवड़ियों ने एक ऑटो ड्राइवर की पिटाई कर दी। जानकारी के मुताबिक उस ऑटो की सड़क किनारे बैठे कांवड़ियों की कांवड़ से हल्की फुल्की टक्कर हो गई थी। इसके बाद उन्होंने उसकी पिटाई कर दी। उत्तर प्रदेश के शामली में पुलिस ने राहुल नाम के 50,000 रुपए के इनामी बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक राहुल 32 लाख रुपए की लूट के मामले में फरार चल रहा था और उसकी तलाश में कई जिलों की पुलिस जुटी हुई थी। पुलिस ने उसके पास से चोरी की बाइक और पिस्तौल बरामद करने का भी दावा किया। उत्तर प्रदेश की बरेली पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक चेकिंग के दौरान उसने पुलिस पर गोलियां चलाई। इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए उसके पैर में गोली मार दी। उस बदमाश पर 2 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। उधर उत्तराखंड के टिहरी में ऋषिकेश टिहरी रोड पर एक ट्रक के पलटने से उसमें मौजूद कई लोग दब गए। हादसे में करीब 15 लोग घायल बताए गए। पुलिस के मुताबिक वो लोग बुलंदशहर से गंगोत्री धाम जा रहे थे, लेकिन एक मोड़ पर अचानक ट्रक का संतुलन बिगड़ गया और वो पलट गया और ट्रक के पलटते ही उस पर सवार कई लोगों की जान खतरे में पड़ गई। वो इस तरह फंस गए कि हिल भी नहीं पा रहे थे। हालांकि मदद के लिए पहुंचे लोगों को उन्होंने इशारे से अपनी हालत बताई और तुरंत बाहर निकालने की गुहार लगाई। थोड़ी ही देर में पुलिस की टीम वहां पहुंच गई और फिर जवानों ने आसपास के लोगों की मदद से उन्हें बचाने की कोशिश शुरू कर दी। ट्रक के अगले हिस्से को खुदाई करने वाली मशीनों की मदद से उठाया गया और इस तरह एक एक कर नीचे दबे लोगों को निकाला गया। लेकिन इसमें बड़ा खतरा यह था कि ट्रक पलटकर सड़क के किनारे चला गया था। ऐसे में उसे जरा भी हिलाने में जोखिम यह था कि वो कभी भी खाई में गिर सकता था। लेकिन पुलिस की टीम ने मोटी मोटी रस्सियों से उसे बांध दिया ताकि उसकी नौबत ही ना आए। उत्तराखंड पुलिस के जवान लगातार यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। पुलिसकर्मी हमारे जितने यहाँ पर जवान हैं ये कोशिश कर रहे हैं कि इस ट्रक को जल्द से जल्द सीधा किया जाए। इसके बाद ट्रक के नीचे दबे सभी लोगों को निकाल लिया गया। उनकी जान तो बच गई, लेकिन नीचे दब जाने की वजह से वो बुरी तरह घायल हो गए। उन्हें तुरंत नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया। इधर उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फटने की घटनाओं के बीच पिछले 4 दिन से फंसे करीब 800 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। वो लोग दर्शन के लिए यमुनोत्री धाम जा रहे थे, लेकिन बादल फटने और पहाड़ खिसकने की घटनाओं की वजह से मंजिल तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर जगह जगह पत्थरों का ढेर लग गया। यही नहीं, कई जगह तो सड़क 15 से 20 मीटर तक गायब ही हो गई। इसीलिए गाड़ियों से जा रहे सैकड़ों लोग वहां फंस गए। हालांकि जिला प्रशासन की टीमों ने उन लोगों को सुरक्षित निकाल लिया, लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था, क्योंकि उत्तरकाशी में बादल फटने की वजह से आए सैलाब में यमुनोत्री नेशनल हाईवे को भारी नुकसान पहुंचा। कई जगहों पर तो सड़क का बड़ा हिस्सा सैलाब में बह गया। उस पर गाड़ियों का जाना तो दूर, पैदल चलना भी खतरे से खाली नहीं रहा। ऐसे में राहत बचाव में जुटी टीमों ने कम खतरे वाले रास्ते को चुना और वहां 4 दिन से फंसे लोगों को पैदल ही बाहर निकाला। जिन लोगों को बचाया गया उनमें महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे भी शामिल रहे। यमुनोत्री नेशनल हाईवे उत्तरकाशी में धरासू से शुरू होकर यमुनोत्री धाम तक जाता है, लेकिन बादल फटने और पहाड़ दरकने के बाद स्याना चट्टी से लेकर जानकी चट्टी के बीच करीब 800 लोग फंस गए थे। उन्हें अलग अलग समूहों में बाहर लाया गया। कुछ लोगों को तो अपनी गाड़ियों को वहीं छोड़कर लौटना पड़ गया। हाईवे की मरम्मत के लिए प्रशासन की टीमों ने पूरी ताकत झोंक दी। उधर हिमाचल प्रदेश के ऊना में नदी में फंसे 5 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। वो लोग वहां मछली पकड़ने के लिए गए थे, लेकिन नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया और वो उफनते सैलाब से बाहर ही नहीं निकल पाए। उसके बाद उन्हें बचाने का काम शुरू किया गया और राहत बचाव की टीम एक रस्सी की मदद से उन मजदूरों को बाहर निकालती नजर आई। वहाँ छोड़ना मत, रस्सा ऊपर करके रखो, जरा ऊपर खींच के। ऊना के स्वान नदी में राहत बचाव टीम के साथ कई गोताखोर एक नाव के जरिए उन मजदूरों के पास पहुंचे। वहां राहत बचाव टीम के कुछ लोग उस रस्सी का एक सिरा पकड़कर खड़े हो गए, जबकि दूसरे सिरे को नदी के किनारे तैनात कुछ पुलिस कर्मियों ने पकड़ लिया। इसके बाद एक एक कर उन मजदूरों ने उस रस्सी को पकड़ा और उसके सहारे किनारे तक जाते दिखे। इसी बीच उनमें एक मजदूर नदी की लहरों में बहने लग गया। तभी बिना वक्त गंवाए राहत टीम के एक जवान ने उन्हें पकड़ लिया और उसे खींचते हुए झाड़ियों के पास ले आए, जहां पानी का बहाव कम था। उन 5 मजदूरों को स्वान नदी से सुरक्षित बाहर लाने में 2 घंटे से ज्यादा देर तक राहत बचाव टीम और गोताखोरों को मेहनत करनी पड़ी। वो मजदूर उत्तर प्रदेश और बिहार के रहने वाले बताए गए। वहां वो मजदूर मछली पकड़ने गए थे, तभी स्वान नदी में बाढ़ आ गई। इधर गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मंदिरों तक पानी पहुंच गया। वहां नदी किनारे घाटों पर बने करीब 20 मंदिर पूरी तरह जलमग्न हो गए। हालात ऐसे हो गए कि लोगों का एक घाट से दूसरे घाट तक जाना भी मुश्किल हो गया।
और उसकी वजह से वहां बैठने वाले पुरोहितों ने अपना स्थान बदल लिया। वहां के घाटों के किनारे बने छोटे छोटे मंदिर पूरे डूबे नजर आए। उनका सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा ही पानी के बाहर दिखा। इसके अलावा उन मंदिरों के पास बनी सीढ़ियां भी पूरी की पूरी पानी में डूब गई। जानकारी के मुताबिक गंगा का जलस्तर बढ़ने से पानी वहां के मणिकर्णिका घाट तक पहुंच गया। इसके बाद मणिकर्णिका घाट का उसके पास वाले गंगा द्वार घाट से संपर्क टूट गया। अनुमान जताया गया कि अगर वहां हालात ऐसे ही बने रहे तो जल्द ही लोगों का घाटों पर घूमना फिरना बंद हो जाएगा। वहीं गंगा के बढ़ते जलस्तर ने नाव चलाने वालों के लिए भी चिंता खड़ी कर दी, क्योंकि उन्होंने पहले ही खतरे को देखते हुए छोटी नावों को चलाना बंद कर दिया। लेकिन अगर जलस्तर इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो आने वाले दिनों में नावों पर पूरी तरह रोक लग सकती है। जानकारी मिली कि वहां के दशाश्वमेध घाट की कई सीढ़ियां भी डूब गईं और पानी गंगा आरती वाली जगह तक पहुंच गया। उधर महाराष्ट्र के नंदुरबार में पुल नहीं होने की वजह से छात्र अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार करने के लिए मजबूर हो गए। वहां जोरदार बारिश के बाद नदी और नाले उफान पर आ गए। ऐसे में स्कूल जाने वाले बच्चों को घर से स्कूल तक पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि नदी की उफनती लहरों ने उनका रास्ता रोक दिया। लेकिन उन बच्चों ने भी रास्ता पार करने की जिद ठान ली। उन्होंने पुल न होने पर एक से दूसरी तरफ जाने के लिए एक लंबे पेड़ का सहारा ले लिया। जंगल के बीच उखड़े हुए उस पेड़ को किसी पुल की तरह इस्तेमाल किया गया। वहां एक तरफ उस पेड़ की आधी जड़ जमीन से जुड़ी दिखाई दी, जबकि उसका ऊपरी हिस्सा दूसरी तरफ गिरा नजर आया और वो बच्चे उस पेड़ के तने के ऊपर संभल कर चलते दिखे। उस पेड़ के ठीक ऊपर एक मोटी रस्सी बंधी दिखाई दी और रस्सी को उन बच्चों ने पकड़ लिया ताकि वो सुरक्षित नदी पार कर सके। उनके नदी पार करने के दौरान वहां पानी की तेज धार बहती रही और उन पर इसकी चपेट में आने का खतरा मंडराता रहा। नंदुरबार के अक्कल कुआ इलाके में पुल न होने की वजह से उन बच्चों को उस पेड़ के जरिए रास्ता पार करना पड़ा। वहाँ पुल बनाना सकते हैं जल्दी से जल्दी, ब्रिज जो है साका हो या लोखंडी पुल हो। वहीं इसकी शिकायत मिलने पर प्रशासन ने अक्कल कुआ इलाके में लोगों को जल्द पुल बनाए जाने का भरोसा दिया। इस बीच हिमाचल प्रदेश के मंडी में बाढ़ ने तबाही मचा दी। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बाढ़ की वजह से कई इलाके तबाह हो गए। पुल और सड़कें बाढ़ के पानी में डूब गईं। इसके बाद भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मदद से बाढ़ प्रभावित इलाकों में खाना और दवाइयां पहुंचाने का काम शुरू किया गया। उत्तर प्रदेश के मेरठ में विधान परिषद की पूर्व सदस्य और बीजेपी नेता सरोजिनी अग्रवाल के मकान और उनके मेडिकल कॉलेज पर सीबीआई ने छापेमारी की। सूत्रों के मुताबिक मेडिकल कॉलेज में फर्जीवाड़े की शिकायत मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई। मुंबई पुलिस ने एक महिला टीचर को 11वीं क्लास के एक छात्र से जबरदस्ती संबंध बनाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक उस छात्र ने शिकायत दर्ज करवाई कि वो टीचर उसे अपने साथ बड़े बड़े होटल में लेकर जाती थी। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत उन पर केस दर्ज कर लिया। उधर उत्तर प्रदेश के बदायूं में अपहरण के बाद तमिलनाडु से बरामद हुई एक नाबालिग लड़की ने एक दारोगा पर यौन शोषण का आरोप लगा दिया। पुलिस के मुताबिक कुछ रोज पहले हिंदू समुदाय की उस लड़की का अपहरण कर लिया गया था। इस मुद्दे पर कुछ हिंदूवादी संगठन उठ खड़े हुए थे और उन्होंने लड़की को जल्द ढूंढने की मांग की थी। बाद में मुस्लिम समुदाय के एक लड़के को इस केस में गिरफ्तार किया गया था। इस बीच लड़की की तलाश में जुटी बदायूं पुलिस ने उसे अपहरण के कई दिन बाद तमिलनाडु से बरामद किया, लेकिन लड़की ने बदायूं पहुंचते ही चौंकाने वाला दावा कर दिया। उसने दारोगा पर दुष्कर्म करने का इल्जाम लगा दिया। हालांकि उसके आरोप पर दारोगा या पुलिस की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन लड़की के मुताबिक तमिलनाडु से लाने के बाद दारोगा ने उसका यौन शोषण किया। उस नाबालिग को पिछले महीने की 10 तारीख को अगवा किया गया था। तमिलनाडु से लाया था हरिओम दारोगा, फिर हमारे कमरे में ले गया था, साथ हमारे संग जबरदस्ती गलत काम किए थे उसने। कहाँ पे? कमरे में अपने, मारने की धमकी भी दी थी। बाद में वो इस मामले को लेकर अपने परिवार के साथ थाने पहुंची। इससे पहले उस लड़की के अपहरण को लेकर बदायूं के कादर चौक इलाके में भारी हंगामा हो गया था। नाबालिग लड़की के अपहरण के मुद्दे पर कई हिंदूवादी संगठनों ने मोर्चा खोल दिया था। उन्होंने उसे जल्द ढूंढने की मांग करते हुए थाने के बाहर भी प्रदर्शन किया था। मामले की जांच में जुटी पुलिस के मुताबिक गांव में रहने वाले मुस्लिम समुदाय के एक लड़के ने ही उसका अपहरण किया था और फिर उसे तमिलनाडु भेज दिया था। इधर राजस्थान के जयपुर में उस वक्त बवाल मच गया जब शहर के महारानी कॉलेज के परिसर में अचानक 3 कब्रें होने की खबर सामने आई। हालांकि ये तीनों कब्रें पुरानी बताई गई या पुरानी थी या अभी बनाई गई, ये साफ नहीं हो पाया, लेकिन जैसे ही कॉलेज के परिसर में कब्र होने की खबर मिली वहां हंगामा मच गया और ये सवाल उठने शुरू हो गए कि आखिर कॉलेज परिसर के अंदर कब्र क्यों बनाई गई। आरोप तो ये भी लगाया गया कि ये कब्र हाल ही में बनाई गई क्योंकि उनके आसपास का चबूतरा ताजा बना हुआ नजर आया। तीनों कब्रों पर हरे रंग की चादर चढ़ी दिखाई दी। आसपास गमले भी रखे नजर आए। यहाँ पर बक्सा रखा हुआ
मज़ार कवर की गई है। और थोड़ा सा आप देखेंगे कि यहाँ इस तस्वीर से साफ नज़र आ रहा है, कुछ स्ट्रक्चर नया सा नज़र आ रहा है लेकिन कुछ पुराना भी है नज़र आ रहा है। यहाँ बना हुआ जो स्ट्रक्चर है ये कुछ इसमें नयापन नज़र आ रहा है। जैसे ही कॉलेज में कब्र होने की खबर मिली, इसका विरोध भी शुरू हो गया। राजस्थान के धरोहर बचाओ संरक्षण समिति नाम के संगठन के अध्यक्ष भारत शर्मा तो उन कब्रों तक पहुंच भी गए। उन्होंने आरोप लगाया कि कॉलेज के अंदर ये कब्रें जानबूझकर बनाई गईं ताकि उनके नाम पर कॉलेज की जमीन हड़पी जा सके। 100% मैं दावा कर सकता हूं कि इस जमीन को, महारानी कॉलेज की जमीन को वक्फ में शामिल करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। कॉलेज में मचे इस हंगामे की खबर लगने के बाद जयपुर के कई और सामाजिक संगठनों ने भी इसका विरोध जताया। उन्होंने आरोप लगाया कि कॉलेज परिसर में ये कब्रें साजिश के तहत बनाई गईं। क्योंकि वो कब्र कब बनी, इस सवाल का जवाब न तो प्रशासन दे पाया न ही कॉलेज प्रबंधन, जिससे शक की गुंजाइश बढ़ गई। ऊपर से ये कब्र कॉलेज के एकदम सुनसान इलाके में बनाई गई। बताया गया कि कॉलेज परिसर के उस हिस्से में ज्यादा लोगों का आना जाना नहीं होता। वो तीनों कब्रें कॉलेज की पानी की टंकी के सामने बनाई गई और इसी वजह से न्यूज 18 की टीम ने कॉलेज के पंप ऑपरेटर से इन कब्रों के बारे में सवाल किया तो वो गोलमोल जवाब देते नजर आए। देखी थी नीचे होंगी तो दबी होंगी मिट्टी में। तो आप तो बेहतर से है ना, तो आपको तो अंदाजा अगर मान मिट्टी तो में हमारा काम क्या पड़ता है इनसे। अच्छा, हम पंडित आदमी। जब इस बारे में कॉलेज की छात्राओं को पता चला तो वो भी हैरत में पड़ गईं। छात्राओं ने दावा किया कि उन्होंने इससे पहले कभी ये तीनों कब्रें नहीं देखी थी। जस्ट अभी 2-3 दिन पहले बनी तो ये एक अदर पॉइंट ऑफ व्यू से है, वरना ये पहले भी मंदिर है यहाँ पे। जयपुर के महारानी कॉलेज में सिर्फ छात्राएं पढ़ती हैं, ऐसे में उनकी सुरक्षा पर भी संकट गहराता दिखा। ऑब्वियसली अगर कोई आके यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर सकता है गर्ल्स कॉलेज में तो ऑब्वियसली हमारी सिक्योरिटी को भी खतरा ही है। महारानी कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं और प्रदर्शन कर रहे संगठनों ने प्रशासन से मांग की कि जल्द से जल्द इन कब्रों को वहां से हटाया जाए। हालांकि महारानी कॉलेज की प्रिंसिपल पायल लोढ़ा ने दावा किया कि कॉलेज में बनी जिन कब्र पर हंगामा मचा वो कई साल से वहां मौजूद है। हालांकि उन्होंने ये दावा भी किया कि कब्र किसने बनवाई या इनका रखरखाव कौन करता है इसकी जानकारी कॉलेज के पास नहीं है। लेकिन उन्होंने ये जरूर साफ कर दिया कि कॉलेज में मौजूद वो कब्र हाल के दिनों में नहीं बनाई गई, बल्कि वो करीब 10-15 साल से वहां मौजूद है। अच्छा, मैं तो जब कॉलेज में आई हूँ तीनों थी और मैं खुद भी पढ़ाती थी सालों से, तो 10-15 साल से तो है मेरे हिसाब से। महारानी कॉलेज की प्रिंसिपल पायल लोढ़ा ने दावा किया कि वो कब्र जहां है उसके सामने प्रिंसिपल के रहने के लिए मकान जरूर है, लेकिन वो कई सालों से खाली है। इसके अलावा वो ऐसा इलाका है जहां अमूमन न तो छात्राएं जाती हैं न ही टीचर। वहाँ पे ये बीच का गेट हम नॉर्मली बंद रखते हैं, कोई नहीं जाता। कॉलेज की प्रिंसिपल के मुताबिक इससे पहले कॉलेज में कब्र होने के मामले में किसी ने कभी शिकायत नहीं की थी। हालांकि उन्होंने ये जानकारी भी दी कि हंगामा मचने के बाद इसकी सूचना कुलपति को दे दी गई। उधर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कुछ महीनों पहले करीब 18 करोड़ की लागत से बनाई गई एक सड़क पिछले 15 दिन में 10 जगहों पर धंस गई। सड़क पर कई फीट गहरे गड्ढे हो गए, एक ट्रक भी फंसा दिखाई दिया। क्योंकि जैसे ही वो ट्रक ग्वालियर की महल रोड पर चढ़ा, जमीन धंस गई, सड़क पर गहरा गड्ढा हो गया। ट्रक के पहिए के नीचे करीब 3-4 फीट तक जमीन गायब हो गई। बताया गया कि वो सड़क कुछ महीने पहले ही तैयार हुई थी, इसमें करीब 18 करोड़ रुपए लगे थे, लेकिन दावा किया गया कि वो सड़क पिछले 15 दिन में 10 जगह धंस चुकी है। 2 साल से लोग यहाँ परेशान हो रहे हैं क्योंकि 2 साल से सड़क का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। वहां से गुजरने वाले लोगों ने आरोप लगाया कि ऐसा एक भी दिन नहीं रहा जब उस सड़क पर कोई गड्ढा न हुआ हो। इसके बावजूद उसकी मरम्मत में कोई खास ध्यान नहीं दिया गया। हमारा काम रहता है चेतरपुरी में रोज का आने आना है, कम से कम इस रोड की जो है 3 से 4 बार लीपापोती कर चुके हैं। हालांकि ग्वालियर नगर निगम के कमिश्नर ने भरोसा दिया कि उस सड़क की मरम्मत का काम तेज कर दिया गया। नगर निगम की पैच रिपेयर शाखा है, उनको सघन रूप से निर्देशित किया जा रहा है कि जो मुख्य रोड का है पैच रिपेयर है उनको जरूर करें। ग्वालियर के लोगों ने आरोप लगाया कि सरकार ने करीब 100 करोड़ की लागत से ग्वालियर की 10 से ज्यादा सड़कें बनवाई थी, लेकिन बारिश की शुरुआत होते ही उनमें ज्यादातर सड़कों पर गड्ढे हो गए। सौभाग्य की एक बात यह है कि जो सड़कें बारिश में धंस जाती हैं, उनको बनाने वाले अधिकारियों पर ऐसा क्या एक्शन होता है कि दोबारा ऐसा ना हो, क्योंकि सड़कें तो हर साल धंसती रहती हैं। ग्वालियर की महल रोड का तो नाम कहीं वर्ल्ड रिकॉर्ड वाली किताब में ना आ जाए। कह रहे हैं कि अभी पिछले महीने उद्घाटन हुआ था और 10 जगह से तो धंस चुकी है, 10 जगह से धंस गई 15 दिन में। 18 करोड़ रुपए लग गए बता रहे हैं सड़क बनाने में। लेकिन माधवनगर से चेतकपुरी का जो स्ट्रेच है उसका बुरा हाल हो गया कुछ ही दिनों में। महल रोड इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि सड़क जाती है जयविलास पैलेस तक, यानी सिंधिया राज घराने के महल तक, इसलिए महल रोड है।
या तो महल रोड है इसलिए बड़ी कोमल और नाजुक भी बना दी शायद। वो पाकीज़ा फिल्म का डायलॉग पता है ना आपको, आपके पैर देखे इन्हें सड़क पर मत रखिएगा, सड़क धंस जाएगी। धंसे ही जा रही है महल रोड, मजाक बन गया ग्वालियर में। कोई भी गाड़ी जाती है सड़क धंस जाती है। ट्रक और डंपर वगैरह तो ऐसे धंसा देती है जैसे बता रहे कि शुभांशु शुक्ला ने भी पूछ लिया कि ग्वालियर की सड़क में गड्ढा है क्या जो अंतरिक्ष से दिख रहा है। हालांकि जांच कमेटी तो बना दी गई है और बता रहे हैं कि इंजीनियरों के इंक्रीमेंट रोक दिए गए हैं जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती। मतलब इंक्रीमेंट मतलब पगार बढ़ानी थी इनकी, वो फिलहाल रोक दी है। मतलब पगार नहीं रोकी है, जो बढ़त होनी थी वो शायद रोक दिया आपने जब तक जांच नहीं होती। तो क्या जांच के बाद पगार बढ़ा देंगे अगर जांच में उनकी गलती आपको नहीं मिली तो? वैसे एक बात तो है, बनाने वालों ने पूरा समाजवाद लागू कर रखा है, कोई भेदभाव नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन उनके परिवार के पुश्तैनी महल तक सड़क जाएगी तो उसमें भी मटेरियल वही लगेगा जो बाकी जगह लगता है, वो भी वैसे ही धसेगी जैसे बाकी सड़कें धस रही हैं। बारिश के मौसम से पहले बनानी थी, बारिश के मौसम से पहले बनाकर तैयार कर दी, उद्घाटन कर दिया, उद्घाटन करते ही बारिश हो गई और सड़क धस गई। कभी यहां धसी, कभी वहां धसी, कभी कहां धसी, कभी डंपर फंसा, कभी गाड़ी फंसी। एक बारिश में जब सड़कों का यह हाल होता है तो जिनका जिम्मा होता है इन सड़कों को बनाने का, उनको क्या भुगतना पड़ता है? जब तक वो नहीं भुगतेंगे तब तक तो पब्लिक के पैसे से बनी इन सड़कों पर पब्लिक ही भुगतेगी। अब इसे ठीक करके बना भी दोगे तो फिर पैसा तो पब्लिक का ही लगाओगे ना, इनकी जेब से थोड़ा ही वसूला जाएगा। अभी तो बारिश शुरू हुई है, 100 बात की एक बात। इधर दिल्ली में पुलिस ने एक बदमाश को मुठभेड़ के दौरान पकड़ने का दावा किया। दिल्ली के सराय काले खां बस अड्डे के पास दिल्ली पुलिस और एसटीएफ की टीम ने मिलकर ललित नेपाली नाम के बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस की गोली लगने से बदमाश ललित घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। ललित पर 20 से ज्यादा केस दर्ज हैं और काफी वक्त से पुलिस को उसकी तलाश थी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के सरकारी आवास के रेनोवेशन के लिए 60 लाख रुपए का टेंडर निकाला गया। रेखा गुप्ता को 2 बंगले दिए गए हैं। एक बंगले में वो खुद रहेंगी, जबकि दूसरे बंगले का इस्तेमाल कैंप ऑफिस के तौर पर किया जाएगा। उधर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जिस दरक्षा बानो नाम की लड़की पर दलित समुदाय की नाबालिग लड़की को अगवा कर केरल ले जाने और वहां जबरन धर्म बदलवाने का आरोप लगाया गया था, उसके परिवार वालों ने उस पर लगे सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। दरक्षा की मां ने दावा किया कि दरक्षा और उनके पड़ोस में रहने वाली वो नाबालिग लड़की दोस्त हैं और दोनों अपनी मर्जी से एक साथ गई थी। पुलिस के मुताबिक 8 मई को वो नाबालिग लड़की शादी में दावत खाने गई थी, उसके बाद वो लापता हो गई थी। करीब 1.5 महीने बाद प्रयागराज पुलिस ने उसे केरल से बरामद कर लिया था। नाबालिग लड़की के परिवार ने आरोप लगाया कि गांव में रहने वाली दरक्षा बानो ने उनकी बेटी को कैफ नाम के एक व्यक्ति के साथ अगवा किया था। आरोप यह भी लगाया कि केरल में उसका धर्म परिवर्तन किया गया, वहां उसे आतंकी बनाने की भी ट्रेनिंग दी गई थी। लेकिन इस कहानी में नया मोड़ तब आ गया जब आरोपी दरक्षा बानो के परिवार ने नाबालिग लड़की के परिवार के लगाए सभी आरोप नकार दिए। दरक्षा की मां ने न्यूज 18 से बातचीत में इस बात का दावा किया कि उनकी बेटी और पड़ोस में रहने वाली दलित समुदाय की वो नाबालिग लड़की दोस्त हैं और दोनों अपनी मर्जी से एक साथ गई थी। उनके मुताबिक इससे पहले भी दोनों घर छोड़कर भाग चुकी हैं। और मेरी लड़की और दोनों साथ साथ रहती थी, एकदम खास फ्रेंड थी। एक बार वो दोनों लड़कियां भाग चुकी हैं। ये दोबारा एक बार हम लोगों ने पकड़ के लिया, समझाया बुझाया, फिर ये दोबारा ऐसी कांड करी। दरक्षा की मां ने दावा किया कि उनकी बेटी बेकसूर है और नाबालिग लड़की के परिवार वालों ने दरक्षा को जानबूझकर फंसाया। उन्होंने इस बात का भी दावा किया कि पैसे ऐंठने के लिए दरक्षा पर गलत आरोप लगाए गए। ये सब गलत मुझको फंसाया जा रहा है, पैसा लेने के लिए की अम्मा जो है मेरे को फंसा रही हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी लड़की वो दोनों सहेली थी। नाबालिग लड़की की मां के मुताबिक 8 मई को उनकी बेटी को दरक्षा ने गांव से अगवा किया था। उन्होंने दावा किया था कि कैफ नाम के व्यक्ति ने इस काम में दरक्षा की मदद की थी, लेकिन दरक्षा के परिवार वालों ने कैफ को पहचानने से ही इनकार कर दिया। और तो और उन्होंने यह भी दावा किया कि दरक्षा न तो कैफ को जानती है और न ही ताज मोहम्मद को, जबकि पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि ताज मोहम्मद के इशारे पर ही दरक्षा ने नाबालिग लड़की को गांव से अगवा किया था और उसे प्रयागराज से केरल ले गई थी। लेकिन दरक्षा की मां ने दावा किया कि पड़ोस में रहने वाली नाबालिग लड़की और उनकी बेटी 8 मई की रात को एक साथ गायब हुई थी। उन्होंने बताया कि गांव की शादी में दावत खाने दरक्षा के साथ वो भी गई थी।
दोनों राय बात करके साथ में गई, दावत में हम साथ लेके गए। आज जहाँ से मैंने लड़की लाया सर, वहाँ का पूरा मेरा पता है। न्यूज 18 से बातचीत में दरख्शा की बहन ने दावा किया कि उनकी बहन किसी कैफ को नहीं जानती, जबकि नाबालिग लड़की की मां ने आरोप लगाया था कि उनकी बेटी को अगवा करने में कैफ भी शामिल था। आरोप यह भी है कि कैफ ने नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ भी की थी। लेकिन कहानी तब पलट गई जब दरख्शा की बहन ने दावा किया कि नाबालिग लड़की कैफ को पहले से जानती है। जो थी वो सीओ के सामने बताई कि इस कैफ नाम के लड़के से हमारा कुछ संबंध था, नाजायज संबंध बनाया कैफ ने, तो बिना जाने बिना समझे उससे कैसे संबंध बना लिया। दरख्शा की मां की तरह उनकी बहन ने भी नाबालिग लड़की के परिवार के लगाए सभी आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने दोहराया कि पैसों के लिए उनकी बहन को फंसाया गया और उस पर आतंकी का ठप्पा लगा दिया गया, जबकि उनकी बहन दरख्शा बानो का इससे कोई लेना देना नहीं, ऐसा उनका कहना है। मतलब यह कि दरख्शा के परिवार ने धर्म परिवर्तन और उनके किसी आतंकी मॉड्यूल से जुड़े होने की बात से साफ इनकार कर दिया। दरख्शा की बहन ने दावा किया कि दोनों लड़कियां एक साथ घर से भागी थी और दोनों किसी तरह केरल पहुंच गई थी। दरख्शा की बहन के मुताबिक केरल की पुलिस का उनके पास भी फोन आया था। उन्होंने दावा किया कि केरल पुलिस ने उनसे दरख्शा को वहां से ले जाने की बात कही थी। दरख्शा के परिवार के मुताबिक इसी तरह नाबालिग लड़की के घर भी केरल पुलिस ने फोन किया था। वो केरला के पुलिस वाले ने पकड़ लिया था, तो केरला के पुलिस वाले ने हम लोग के पास कॉल किया कि अपनी लड़की लेके आप कोई घर से गार्जियन आए और अपनी लड़की ले जाए। दरख्शा की बहन ने दावा किया कि नाबालिग लड़की को उसके परिवार वाले केरल से दरख्शा को लाने से पहले ले आए थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि नाबालिग के परिवार वाले दरख्शा पर अगवा करने और जबरन धर्म परिवर्तन करा देने का आरोप लगा देंगे। हम लोग ने जब अपनी पहली लड़की ला लिया कि अम्मा गई, बाद में वो पैसा लेने के लिए अपनी लड़की लेकर आई, पैसा वसूलने के लिए हम लोग को फंसा रही है। दरख्शा के परिवार वालों ने इस बात का भी दावा किया कि दरख्शा भी बालिग नहीं है, वो भी नाबालिग है और उसकी उम्र 15 साल है। बाकी जो लड़की को हमारी महिला बताई है वो 15 साल की है, हमारी बहन, उसको महिला बताने के लिए उसको आतंकवादी घोषित कर जा रहे हैं। मतलब दरख्शा के परिवार ने नाबालिग लड़की के परिवार की तरफ से लगाए गए सभी आरोपों को गलत बता दिया। हालांकि पुलिस ने इस मामले में दरख्शा और कैफ को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इधर दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में रेहान नाम के लड़के पर आरोप लगा कि उसने शादी का झांसा देकर हिंदू समुदाय की एक लड़की का कई साल तक यौन शोषण किया। लड़की की मां के मुताबिक रेहान ने उनकी बेटी की आपत्तिजनक तस्वीरें खींच ली थीं और उन तस्वीरों के जरिए वो उसे ब्लैकमेल कर रहा था। उन्होंने दावा किया कि रेहान के ब्लैकमेल करने की वजह से उनकी बेटी परेशान हो चुकी थी और इसीलिए कुछ दिन पहले उसने खुदकुशी करने के इरादे से तेजाब पी लिया था। हालत बिगड़ने के बाद उसे इलाज के लिए सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया था। और पुलिस की जांच में यह बात सामने आई कि रेहान के साथ वो लड़की करीब 8 साल से रिलेशनशिप में थी। लड़की की मां ने आरोप लगाया कि रेहान ने उनकी बेटी का सालों तक यौन शोषण किया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि रेहान ने कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें भी खींच ली थीं, जिससे वो उनकी बेटी को ब्लैकमेल करने में जुटा था। उन्होंने दावा किया कि रेहान के ब्लैकमेल से परेशान होकर उनकी बेटी ने 18 जून को खुदकुशी करने के इरादे से तेजाब पी लिया था। शादी का झूठा वादा करता रहा और उसके साथ रिलेशनशिप बनाता रहा और उसके साथ कई बार रेप किया है और 2 बार तो उसने उसके अबॉर्शन भी करा दिए। इस घटना के बाद लड़की के परिवार ने 25 साल के रेहान के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी। पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि लड़की के परिवार ने रेहान के खिलाफ सबूत के तौर पर कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग भी दी, जिन्हें लड़की ने अपनी मोबाइल फोन में रिकॉर्ड किया था। अक्यूज्ड है वो रेहान है और मदर के जो स्टेटमेंट्स हैं उसके तहत ब्लैकमेलिंग और सेक्सुअल असॉल्ट के एक्यूजेशंस लगे, जिसकी वजह से एफआईआर रजिस्टर की गई। पुलिस ने ऑडियो क्लिप के आधार पर केस दर्ज किया और फिर 25 जून को रेहान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी रेहान 12वीं तक पढ़ा है और उसके पिता मजदूरी करते हैं। और लड़की की मां ने आरोप लगाया कि रेहान जानबूझकर हिंदू समुदाय की लड़कियों को ही टारगेट करता है। उनके मुताबिक रेहान स्कूल के दिनों से ही उनकी बेटी का पीछा किया करता था और आते जाते उसे परेशान करता था। लड़की की मां ने इस बात का दावा किया कि रेहान पर एफआईआर दर्ज होने के बाद उसके परिवार वाले बुरी तरह बौखला गए और उन्होंने आरोप लगाया कि रेहान के परिवार ने उन पर केस वापस लेने का दबाव बनाया। लड़की की मां के मुताबिक रेहान के परिवार की तरफ से उनके पास कई फोन आए और हर बार उनसे केस खत्म करने की बात कही गई। उन्होंने दावा किया कि केस वापस लेने के लिए रेहान के परिवार ने उन्हें पैसे भी ऑफर किए। उसके घर वालों की तरफ से मेरे को पैसे के ऑफर आए 4 लाख रुपए और उसके 3-4 दिन के बाद उन्होंने कहा कि तुम्हारी बेटी की क्या कीमत है। लड़की की मां ने बताया कि जब उन्होंने पैसे लेने से इनकार किया तो रेहान के परिवार वालों ने उन्हें धमकी देना शुरू कर दिया। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने इस बात का भी दावा किया कि रेहान जानबूझकर सिर्फ हिंदू समुदाय की लड़कियों को टारगेट करता है।
ये हिंदू ही लड़की को ही टारगेट करता था, क्योंकि इससे पहले एक बबीता नाम की लड़की थी, उसे टारगेट किया था, उसके बाद इसको, और इसके बाद एक लड़की और भी सुना, लेकिन उसका मुझे ये नाम याद नहीं। इस मामले में पुलिस ने रेहान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जबकि तेजाब पीने की वजह से लड़की की हालत नाजुक बताई गई। लड़की की मां ने अपनी बेटी के लिए इंसाफ की गुहार लगाई और आरोपी रेहान पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। उधर कोलकाता में ईडी के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले एक रैकेट का भंडाफोड़ कर दिया गया। कोलकाता में ईडी की टीम ने ईडी के नाम पर हुए बड़े फर्जीवाड़े का पर्दाफाश किया। ईडी की टीम के मुताबिक जिनार अली नाम का आदमी ईडी का अधिकारी बनकर कारोबारियों से धोखाधड़ी करता था। वो इस रैकेट का मास्टरमाइंड बताया गया। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नाम पर रखने का फैसला लिया गया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह का पिछले साल दिसंबर महीने में निधन हो गया था। बिहार की राजधानी पटना के सगुना मोड़ इलाके में एक रेस्टोरेंट में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। दमकल विभाग की कई गाड़ियों ने घंटों मेहनत करने के बाद आग को बुझाया। इधर उत्तर प्रदेश के इटावा में एक आदमी ने फेसबुक पर लाइव आने के बाद जहर खाकर अपनी जान दे दी। राहुल नाम के वो शख्स 2 साल से अपनी पत्नी से अलग रहते थे। पुलिस के मुताबिक वो अपनी पत्नी को लेने के लिए अपने ससुराल गए थे। इस दौरान उन्होंने फेसबुक लाइव शुरू कर दिया और उसमें दिखा कि ससुराल पहुंचते ही उनके और उनकी सास के बीच बहस शुरू हो गई। किसी और लेने क्यों लेने आई हो? जो अपने घर पे जाएगी नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। कब तक मैंने पूछा, कब तक मेरा केस फाइनल नहीं हो जाएगा। उस फेसबुक लाइव में आरोप लगाया गया कि राहुल की सास ने उनके साथ मारपीट की। मारो नहीं, मारो बिल्कुल मारना फिर अरे मारो फिर मारो इसलिए गुंडा नहीं दिखाया मैंने, और गुंडा दिखाया मैंने। इसके बाद उन्हें उस घर से बाहर निकाल दिया गया। इस दौरान राहुल की पत्नी के कुछ रिश्तेदार वहां पहुंच गए। वो भी राहुल पर जोर जोर से चिल्लाते नजर आए। और यार टेलीफोन करते ही तुम्हारी धज्जियां उड़ जाएंगी। तुम कैसी बात कर रहे हो? तुम कैसे घुसे हो? कैसे घुसे घर में? कैसे घुसे तुम? तुम्हारी हिम्मत क्या? चलो तो अकड़ का रहे हो, मैं ये बताओ पहले। दिमाग खराब तेरा? पुलिस के मुताबिक अपने ससुराल से निकलने के बाद रास्ते में उन्होंने कोई जहरीली चीज खरीदी और उसे खाकर अपनी जान देने की कोशिश की। हालांकि राहुल के ससुराल वाले तुरंत उन्हें अस्पताल ले गए। वहां से उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन वहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इसके बाद राहुल के परिवार वाले भी वहां पहुंच गए। इस दौरान समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष भी राहुल के परिवार वालों से मिलने पहुंच गए और उन्हें देखते ही राहुल के पिता ने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रदीप शाक्य ने उन्हें शांत करवाने की कोशिश की, लेकिन अपने बेटे को खोने के गम की वजह से उनके आंसू रुके ही नहीं। वो काफी देर तक उन्हें गले लगाकर रोते रहे। जानकारी के मुताबिक राहुल और उनकी पत्नी के बीच झगड़ा उस वक्त शुरू हुआ जब उनकी पत्नी ने उन पर दहेज मांगने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज करवाया। उनकी पत्नी के मुताबिक दहेज के लिए राहुल ने उन्हें प्रताड़ित किया और उसकी वजह से ही वो उनका घर छोड़कर अपने मायके आ गई थी और पिछले 2 साल से वहीं रह रही थी, जबकि राहुल ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को झूठा बताया। राहुल के परिवार वालों ने दावा किया कि दहेज का केस लगने के बाद उनकी नौकरी चली गई थी। इस वजह से वो काफी परेशान थे और अपनी पत्नी को लेने के लिए ससुराल गए थे, लेकिन आरोप लगा कि वहां उनके साथ हुई बदसलूकी से वो बुरी तरह आहत हो गए और जहर खाकर अपनी जान दे दी। उधर मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक हिंदुवादी संगठन से जुड़े लोगों ने हंगामा कर दिया। जानकारी के मुताबिक वहां मुस्लिम समुदाय का एक लड़का हिंदू समुदाय की एक लड़की के साथ एक होटल में पहुंचा था। उस बात की खबर जैसे ही उस हिंदुवादी संगठन से जुड़े लोगों को लगी, वो तुरंत उस होटल में पहुंच गए और वहां के कमरों की तलाशी लेनी शुरू कर दी। कुछ मिनटों में ही उन्हें पता चल गया कि वो लड़का और लड़की किस कमरे में है। इसके बाद तो उन्होंने उस कमरे का दरवाजा खुलवाने का भी इंतजार नहीं किया, उस कमरे की खिड़की से ही अंदर चले गए। कमरे में घुसते ही उन्होंने मुस्लिम समुदाय के उस लड़के को मारना शुरू कर दिया। उन्होंने एक के बाद एक उसे कई थप्पड़ जड़े। इससे डरकर वो लड़का उनसे माफी मांगने लग गया। आज के बाद गलती नहीं, तुम्हारे मोहल्ले के लड़का तुम्हारे साथ में उठता बैठता। ये सब देखकर वो लड़की भी बुरी तरह डर गई। हालांकि उन लोगों ने उस लड़की को कुछ नहीं कहा, लेकिन वो लोग उस लड़के को मारते मारते उस होटल के एक दूसरे कमरे में ले गए और वहां जाने के बाद तो उन्होंने उसे बेल्ट से मारना शुरू कर दिया। वो उसे बेरहमी से मारते नजर आए। थोड़ी देर में पुलिस भी वहां पहुंच गई। उन लोगों ने पुलिस के सामने दावा किया कि वो लड़की नाबालिग है और वो लड़का उसे बहला फुसला कर वहां लाया है। इसके बाद पुलिस ने उन लोगों को इस मामले में कार्रवाई करने का आश्वासन देकर शांत करवाया।
इधर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने फर्जी कांस्टेबल बनकर करीब 20 महिलाओं का शारीरिक शोषण करने के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक उस आरोपी का नाम नौशाद त्यागी है, लेकिन महिलाओं को फंसाने के लिए वो अपना नाम राहुल त्यागी बताता था। इस पूरे मामले का पर्दाफाश तब हुआ जब एक महिला ने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी और इसके बाद पुलिस ने नौशाद त्यागी को गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से कांस्टेबल की वर्दी भी बरामद कर ली। पुलिस के मुताबिक उसने पूछताछ में कबूल किया कि उसने अब तक 18 से 20 महिलाओं को पुलिस की वर्दी का रौब दिखाकर फंसाया और फिर उनका शारीरिक शोषण कर उन्हें छोड़ दिया। पुलिस के मुताबिक नौशाद त्यागी ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश के कई जिलों और मेघालय से लेकर असम तक की महिलाओं को फंसाया था। सिपाही की वर्दी जो है पिछले 2-3 साल से इस्तेमाल कर रहा था। कई पुलिस कर्मचारियों से भी इसके संपर्क हो गए थे। पुलिस ने दावा किया कि नौशाद त्यागी जानबूझकर ऐसी महिलाओं को निशाना बनाता था जो अपने पति से अलग रहती हों या जिनके पति की मौत हो चुकी हो। पुलिस के मुताबिक उसने पूछताछ के दौरान अपनी पूरी कहानी सुनाई कि वो लंबे वक्त पहले संभल में अपने एक दोस्त के पास गया था। वहां उसके दोस्त की पुलिस कांस्टेबल की वर्दी उसके बैग में छूट गई थी। उसके मुताबिक उस वर्दी को देखने के बाद उसके दिमाग में खुराफात आई और उसने ये सारी प्लानिंग तैयार की। उधर छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में एक अधिकारी नदी में बह गए। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में उफनती नदी को पार करने की कोशिश में राजस्व विभाग के एक अधिकारी बह गए। ये खबर फैलते ही कई लोग उस नदी के पास इकट्ठा हो गए। उन्होंने तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दी। इसके बाद गोताखोरों की टीम वहां पहुंच गई और उनकी तलाश शुरू कर दी। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई, जिसमें पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की गई। जॉइंट स्टेटमेंट में सभी देशों के विदेश मंत्रियों ने आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर कार्रवाई करने का संकल्प लिया। क्वाड में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं। कांग्रेस नेता अजय कुमार के सिक्किम को पड़ोसी देश बताए जाने पर बवाल हो गया। बीजेपी ने उनके बयान की निंदा की और कांग्रेस पर हमला बोला। अजय कुमार के मुताबिक बीते कुछ सालों में भारत के अपने पड़ोसी देशों से रिश्ते लगातार खराब हुए हैं, लेकिन सियासत तब गर्मा गई जब पड़ोसी देशों की लिस्ट में उन्होंने सिक्किम को भी डाल दिया। पड़ोसी देशों के साथ हमने जो है संबंध बर्बाद कर दिए कि सिक्किम भी आंख दिखा रहा है, बांग्लादेश भी आंख दिखा रहा है, नेपाल भी आंख दिखा रहा है और श्रीलंका तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। इधर यूपी के वाराणसी में एक कंपनी के मैनेजर को गोली मारे जाने की खबर से दहशत फैल गई। पुलिस के मुताबिक एक आदमी मैनेजर के पास नौकरी मांगने के लिए आया था, लेकिन उन्होंने उसे नौकरी नहीं दी। आरोप लगा इसी बात से गुस्साए उस आदमी ने उन्हें गोली मार दी। इस घटना के बाद वो बुरी तरह घायल हो गए। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस वहां पहुंच गई। पुलिस के मुताबिक ये घटना उस वक्त हुई जब विकास नाम के वो मैनेजर कंपनी के गोदाम में बैठे थे और वो आदमी वहां नौकरी मांगने आया। के द्वारा बताया गया कि आप कल आइएगा, हम आपको डिटेल शेयर कर देंगे। पुलिस के मुताबिक नौकरी नहीं मिलने से वो नाराज हो गया और थोड़ी देर बाद वहां दोबारा आया। उसकी मैनेजर से कहासुनी हो गई और उसने गुस्से में आकर उन पर गोली चला दी। वो गोली उनके चेहरे पर लगी और वो घायल हो गए। इस हादसे के बाद वो आदमी उनका मोबाइल लेकर वहां से फरार हो गया। चौंका देने वाला ये मामला वाराणसी के चितयपुर थाना क्षेत्र का रहा। पुलिस ने इस घटना की जानकारी मिलते ही आरोपी की तलाश शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक आरोपी की पहचान हो गई और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उधर बिहार के सीतामढ़ी में एक अधिकारी से बदसलूकी करने का आरोप लगने के बाद एक सरकारी स्कूल की प्रभारी प्रिंसिपल पर कार्रवाई की सिफारिश कर दी गई। हैरान कर देने वाला मामला सीतामढ़ी के बोखरा प्रखंड से सामने आया। वहां मौजूद एक सरकारी स्कूल की प्रभारी प्रिंसिपल एक टीचर के साथ धक्का मुक्की करती नजर आई। इसके बाद वो प्रखंड शिक्षा अधिकारी के साथ भी बहस करती दिखी और इन घटनाओं के बाद ही उन पर कार्रवाई की तलवार लटक गई। सूत्रों के मुताबिक प्रखंड शिक्षा अधिकारी ने जिला प्रशासन से उनकी शिकायत कर दी और साथ ही उन पर कार्रवाई किए जाने की भी मांग की। ये पूरा बवाल सीतामढ़ी के बोखरा प्रखंड में मौजूद एक सरकारी स्कूल में हुआ। वहां की प्रभारी प्रिंसिपल पूजा पल्लवी प्रखंड शिक्षा अधिकारी के साथ छात्रों के सामने ही बहस करती नजर आईं। इससे पहले वो स्कूल में ही एक दूसरी टीचर के साथ धक्का मुक्की करती भी दिखी। इस दौरान उन्होंने एक दूसरे के लिए अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया। हालांकि उस वक्त क्लास में कोई छात्र नहीं था, वो सभी बाहर निकल गए थे, लेकिन किसी ने छिपकर इसका वीडियो बना लिया। सूत्रों के मुताबिक इस मामले की शिकायत मिलने के बाद ही प्रखंड शिक्षा अधिकारी उनसे सवाल जवाब करने स्कूल में पहुंचे थे। इधर छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में एक महिला ने नाश्ते की दुकान चलाने वाले एक दुकानदार को चप्पलों से पीट दिया। उनका आरोप था कि दुकानदार ने उनकी बेटी के साथ छेड़खानी की। बताया गया उनकी बेटी उसी दुकान में काम किया करती थी। उस लड़की के मुताबिक दुकानदार ने उसके साथ छेड़खानी की और इसके बारे में घर जाकर उसने अपनी मां को बताया।
और फिर उसकी मां सीधे नाश्ते की उस दुकान में पहुंच गई जहां उनकी बेटी काम करती थी और उन्होंने आओ देखा ना ताओ सीधे उस दुकानदार पर वो टूट पड़ी। उनकी बेटी ने आरोप लगाया कि दुकानदार ने उसके साथ छेड़खानी की। इससे आग बबूला उसकी मां दुकान में पहुंचते ही दुकानदार से भिड़ गई। उन्होंने चप्पल उतारी और सबके सामने दुकानदार को पीटना शुरू कर दिया। इस दौरान कई और लोग भी वहां खड़े दिखे। वो सब उस महिला का हौसला बढ़ाते नजर आए। इसके बाद एक आदमी ने आरोपी दुकानदार की गर्दन पकड़ी और उन्हें धकेलता हुआ दुकान से बाहर ले आया। दुकान से बाहर आते ही उन पर थप्पड़ बरसाए गए और एक आदमी ने तो उन्हें जोरदार डंडा जड़ दिया। बताया गया कि न तो लड़की की मां ने छेड़खानी की शिकायत कहीं दर्ज करवाई और न ही दुकानदार ने मारपीट के मामले में कोई एफआईआर करवाई। हालांकि इन आरोपों पर दुकानदार की तरफ से कोई जवाब सामने नहीं आया। उधर खबर है कि एशिया कप 5 सितंबर से शुरू हो सकता है। खबर है कि भारत की मेजबानी में होने वाले एशिया कप की शुरुआत 5 सितंबर से हो सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एशिया कप के मुकाबले यूएई में कराए जा सकते हैं। इस चैंपियनशिप में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला 7 सितंबर को दुबई में कराने की चर्चा हो रही है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को यह आदेश दिया कि उन्हें अपनी पूर्व पत्नी हसीन जहां को हर महीने गुजारा भत्ते के तौर पर 4 लाख रुपए देने होंगे। कोर्ट के आदेश के मुताबिक इनमें 1.5 लाख रुपए हसीन जहां के खर्चे के लिए होंगे और बाकी 2.5 लाख रुपए उनकी नाबालिग बेटी की देखभाल के लिए दिए जाएंगे। 2036 में होने वाले ओलंपिक खेलों की मेजबानी का दावा करने के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल यूरोप के देश स्विट्जरलैंड पहुंच गया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल स्विट्जरलैंड के लुज़ैन में मौजूद आईओसी यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के दफ्तर में होने वाली बैठक में शामिल होगा। इधर समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन चौधरी का एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से फर्जी वीडियो बनाने के आरोपी 2 नाबालिग लड़कों ने उनसे माफी मांग ली। इकरा हसन उत्तर प्रदेश की कैराना लोकसभा सीट से सांसद हैं। आरोप लगा कि हरियाणा में नूह जिले के रहने वाले उन दोनों लड़कों ने एआई के जरिए उनका एक आपत्तिजनक वीडियो बनाया था। आरोप ये भी लगे थे कि उन्होंने उस फर्जी वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया था, लेकिन इसके खिलाफ पुलिस ने जांच शुरू कर दी और उन लड़कों का पता लगा लिया। और पकड़े जाने पर वो दोनों नाबालिग लड़के समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन से माफी मांगते नजर आए। अब बोलो, इकरा हसन है, वो उसके ऊपर जो वीडियो बनाई थी वो बिल्कुल फेंक है। वो हमने ऐप से एडिट करके वो हमने डाली थी, वो वायरल हो गए, उससे हम माफी चाहते हैं। उन दोनों लड़कों ने एआई के जरिए इकरा हसन का आपत्तिजनक वीडियो बनाने की बात मान ली और उन्होंने कान पकड़कर माफी मांगी। जो वीडियो बनाई थी वो फेंक है। वो दोनों नाबालिग लड़के नूह जिले के फिरोजपुर झिरका इलाके के रहने वाले बताए गए। आरोप लगा कि उन्होंने एआई की मदद से इकरा हसन का वो आपत्तिजनक वीडियो बनाया था और उसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया था। नूह में कांग्रेस की महिला जिला अध्यक्ष रजिया बानो ने इलाके के लोगों के सामने उन्हें कभी भी ऐसी गलत हरकत न करने की कस्में दिलाईं। इसके साथ ही उन्होंने नूह में रहने वाले लोगों की तरफ से इकरा हसन से माफी मांगी। सारी बिरादरी की तरफ से हम लोग माफी मांगते हैं। मौजूदा लोग यहाँ पर हैं, हम लोग सब हाथ जोड़ के बाजी से माफी मांगते हैं। आइंदा ऐसा कभी हमारी साइड से नहीं होगा। इस दौरान वहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और रजिया बानो ने उन लोगों के साथ एकजुट होकर सांसद इकरा हसन से उन दोनों लड़कों को माफ कर देने की अपील की। उधर देश भर में तेज रफ्तार गाड़ियों की वजह से हो रही हादसों के बीच मध्य प्रदेश के भोपाल से भी ऐसी ये खबर सामने आई। वहां एक तेज रफ्तार गाड़ी डिवाइडर से टकराकर पलट गई और इस भीषण हादसे ने लोगों के होश उड़ा दिए। क्योंकि वो गाड़ी डिवाइडर से टकराने के बाद पूरी तरह पलट गई और कुछ सेकंड के लिए गोल गोल घूमती रही। गाड़ी की छत सड़क पर जबकि उसके पहिए ऊपर की तरफ उठे नजर आए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि गाड़ी के आगे के दोनों पहिए अलग हो गए। इसके अलावा उस गाड़ी के कुछ हिस्से टूटकर जमीन पर बिखर गए। उसकी वजह से अंदर बैठे लोग बुरी तरह घायल हो गए। इस दौरान वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। भीषण सड़क हादसा भोपाल के सुभाष नगर ब्रिज पर हुआ। वो गाड़ी वहां तेज रफ्तार में दौड़ती दिखाई दी। इस दौरान सड़क से कई और गाड़ियां भी गुजरती दिखी। इसी बीच वो गाड़ी डिवाइडर से टकराई और पलट गई। उसके बाद वहां मौजूद लोगों ने गाड़ी के अंदर बैठे लोगों को किसी तरह बाहर निकाला। उसमें बैठी एक लड़की तो बाहर निकलते ही बेहोश हो गई। लोगों ने पानी छिड़ककर उसे होश में लाने की कोशिश की। जानकारी के मुताबिक गाड़ी में 2 लोग सवार थे और वो दोनों ही इस हादसे में घायल हो गए। इधर हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में कांग्रेस के पूर्व विधायक बंबर ठाकुर और पुलिस के बीच जमकर बहस हो गई। बंबर ठाकुर जिला कलेक्टर के दफ्तर में ज्ञापन सौंपने जा रहे थे। उन्होंने दावा किया कि उनके ऊपर एक बार फिर हमले की कोशिश की गई, लेकिन सुरक्षा कर्मियों की वजह से उनकी जान बच गई।
और इस मामले की शिकायत लेकर वो अपने कई समर्थकों के साथ जिला कलेक्टर के दफ्तर में पहुंचे, लेकिन वहां मौजूद एएसपी शिव चौधरी और एसडीएम जगदीप सिंह खेरा ने उन्हें दूसरे रास्ते से जाने की सलाह दी। इसी बात पर वो भड़क गए और फिर उनके और एएसपी शिव चौधरी के बीच तीखी बहस हो गई। देखते ही देखते उनके बीच धक्का मुक्की की भी नौबत आ गई। इस दौरान एसडीएम ने मामले को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। आप घर को पता है मैंने दोनों करना कहाँ करना है सर, इधर से आप इधर मुझे पता है मैंने कहाँ जाना है ना। हेलो डोंट पुश मी, डोंट पुश मी। इसके बाद कांग्रेस के पूर्व विधायक बम्बर ठाकुर अपने समर्थकों के साथ जिला कलेक्टर के दफ्तर के बाहर ही धरने पर बैठ गए। इस बीच उनके समर्थकों ने एएसपी शिव चौधरी के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए। बम्बर ठाकुर के मुताबिक कई बार शिकायत करने के बावजूद उन्हें प्रशासन की तरफ से सुरक्षा नहीं दी गई और न ही उनके ऊपर हमले की कोशिश करने वालों पर कोई कार्रवाई हुई। उधर बिहार की राजधानी पटना की सड़कों पर डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग पर छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। भारी तादाद में छात्र सड़क पर उतर आए और उन्होंने बिहार सरकार से जल्द राज्य में डोमिसाइल नीति लागू कराने की मांग की। देश के कई राज्यों में डोमिसाइल नीति लागू है। इसके तहत राज्य सरकार की नौकरियों में वहां के मूल निवासियों को प्राथमिकता दी जाती है या वहीं के निवासियों को प्राथमिकता दी जाती है। बिहार में भी ये नीति पहले लागू थी, लेकिन साल 2023 में बिहार सरकार ने इसे खत्म कर दिया था और इसीलिए उन छात्रों ने बिहार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पटना में बड़ी संख्या में छात्र अपने हाथों में तिरंगा और कई पोस्टर लेकर प्रदर्शन करते नजर आए। उन पोस्टरों में बिहार मांगे डोमिसाइल और डोमिसाइल नीति लागू करो लिखा दिखाई दिया। वहां उन छात्रों ने जमकर नारेबाजी की। पटना कॉलेज के बाहर तो छात्रों का हुजूम उमड़ पड़ा और उन्होंने प्रदर्शन करते हुए सड़क जाम कर दी। भारी संख्या में छात्र सड़कों पर उतरे हैं और यह तस्वीर पटना के डाक बंगला चौराहे का है, जहां भारी संख्या में ये छात्र पटना के कारगिल चौक से प्रदर्शन करते हुए और फिर यहां तक पहुंचे हैं। उन छात्रों ने बिहार में डोमिसाइल नीति लागू कराने की मांग की। इस नीति के तहत राज्य के मूल निवासियों को राज्य की सरकारी नौकरियों में तवज्जो दी जाती है और साल 2023 तक ये नीति बिहार में भी लागू थी। प्रदर्शन कर रहे छात्रों के मुताबिक बिहार की सरकारी नौकरियों पर पहला हक बिहार के छात्रों का है और डोमिसाइल नीति लागू न होने से कई दूसरे राज्यों के लोग बिहार में इसका फायदा उठा रहे हैं। हम लोग चाहते ये हैं कि 90% डोमिसाइल लागू करी जाए, जो हायर लेवल की सर्विसेज हैं। बिहार में डोमिसाइल नीति जल्द लागू न होने पर उन्होंने बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। इस बीच बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को 6 महीने जेल की सजा सुना दी गई। बांग्लादेश की एक अदालत ने वहां की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को 6 महीने जेल की सजा सुना दी। तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश छोड़ने वाली शेख हसीना पर अपने देश में 100 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। उन्हें अदालत की अवमानना के आरोप में यह सजा सुनाई गई। इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी टेस्ला के मालिक एलॉन मस्क ने सोशल मीडिया के जरिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ की। उन्होंने लिखा कि जहां श्रेय बनता है वहां श्रेय दिया भी जाना चाहिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर में कई गंभीर संघर्षों को सफलतापूर्वक हल किया है। इधर लखनऊ के गोमती नगर इलाके में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद अनुभव शुक्ला उर्फ राजा नाम के 1 लाख रुपए के एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस की गोली लगने से राजा घायल हो गया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के मुताबिक उस पर 30 से ज्यादा केस दर्ज हैं। पुलिस ने बताया कि पिछले महीने की 28 तारीख को राजा ने अपने एक साथी के साथ मिलकर लखनऊ के अलग अलग इलाकों में सुबह के वक्त टहलने निकली 3 महिलाओं की चेन लूट ली थी और तभी से पुलिस को राजा की तलाश थी। पुलिस के मुताबिक अधिकारियों को राजा के गोमती नगर में आने की जानकारी मिली। इसके बाद पुलिस ने तुरंत वहां चेकिंग अभियान शुरू किया। पुलिस ने दावा किया कि रात करीब 10 बजे राजा वहां पहुंचा, लेकिन पुलिस को देखने के बाद उसने भागना शुरू कर दिया। पुलिस ने आरोप लगाया कि भागने के दौरान राजा ने अधिकारियों पर फायरिंग कर दी। इसके द्वारा पुलिस टीम पर फायर कर दिया गया। बचाव में पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ इसके ऊपर फायर किया गया, जिसमें इसके पैर पे गोली लगी। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने राजा को गिरफ्तार कर लिया। जांच में पता चला कि अनुभव शुक्ला उर्फ राजा उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक राजा पर करीब 30 केस दर्ज हैं और उस पर 1 लाख रुपए का इनाम था। पता किया गया तो इस पर लगभग 30 के करीब मुकदमे थे, जिसके आधार पर इस पे उच्च अधिकारियों द्वारा 1 लाख रुपए का इनाम किया गया था। पुलिस के मुताबिक 28 जून को राजा ने अपने एक साथी के साथ मिलकर लखनऊ के अलग अलग इलाकों में महिलाओं से लूटपाट की थी। पुलिस ने दावा किया कि उसके पास लूट का सामान, पिस्तौल और गोलियां मिली।
उधर कर्नाटक के हासन जिले में पिछले 40 दिन में 22 लोगों की हार्ट अटैक से मौत होने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री ने आशंका जताई कि यह कोविड वैक्सीन की वजह से हो सकता है, जबकि भारत में चिकित्सा के क्षेत्र में रिसर्च करने वाले काउंसिल ICMR और एम्स की रिपोर्ट में यह साफ किया गया कि हार्ट अटैक से हो रही मौतों का कोविड की वैक्सीन से कोई लेना देना नहीं है। इसी वजह से जैसे ही सिद्धरमैया ने इस मामले में सवाल उठाए वो बुरी तरह घिर गए। और बीजेपी कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया पर पूरी तरह हमलावर नजर आई। बकवास बहादुर और बयान बहादुर लोग हैं, वो इस तरह की चीजें कह के खुद बंटाधार कांग्रेस पार्टी का कर रहे हैं। इस तरह यह हंगामा इसलिए मचा क्योंकि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने सोशल मीडिया पर यह आशंका जताई कि कर्नाटक के हासन जिले में पिछले 40 दिन में जिन 22 लोगों की हार्ट अटैक से मौत हुई उसकी वजह कोविड वैक्सीन हो सकती है, जबकि भारत में चिकित्सा के क्षेत्र में रिसर्च करने वाले काउंसिल ICMR और एम्स की रिपोर्ट में यह साफ किया गया कि हार्ट अटैक से हो रही मौतों का कोविड की वैक्सीन से कोई लेना देना नहीं है। कोविड टास्क फोर्स की सदस्य रही डॉक्टर सुनीला गर्ग ने नसीहत दी कि पहले इन मामलों की जांच होनी चाहिए, तभी किसी नतीजे पर आना चाहिए। कोविड वैक्सीन मैं कहूंगी कि पूरी तरह से सारे फेजेस ऑफ ट्रायल इसमें किए गए और ये वैक्सीन सेफ पाया गया, तभी हमने इतने लोगों को दिया। ICMR और एम्स की रिपोर्ट में यह आशंका जताई गई कि कोविड वैक्सीन नहीं बल्कि लोगों के खाने पीने और रहन सहन की आदतों की वजह से हार्ट अटैक के मामले बढ़े। सौभाग्य की एक बात यह है कि इधर दुनिया ईरान और इजराइल और रूस और यूक्रेन को देख रही है, उधर दो देशों में एक शिव मंदिर को लेकर तनाव इतना हो गया, इतना झगड़ा हो चुका है कि प्रधानमंत्री को हटा दिया गया। जी, प्रधानमंत्री की कुर्सी चली गई, सेनाएं बॉर्डर पर तनकर खड़ी हैं। लड़ाई है शिव मंदिर की, पता है नहीं पता? चक्कर यह है कि नजरें पश्चिम की तरफ इतनी लगी रहती हैं हमारी कि अपने बगल में पूर्व में क्या हो रहा है वो देखते ही नहीं है। थाईलैंड की प्रधानमंत्री को हटा दिया, ये तो शायद आपने सुना हो, लेकिन शिव मंदिर की लड़ाई पता है? तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि हुआ क्या है। थाईलैंड की प्रधानमंत्री पेटंगटॉन श्रीनिवात्र को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ गई। शिव मंदिर का चक्कर क्या है वो भी समझते हैं, लेकिन पहले तो यह जान लीजिए कि खबर यह है कि थाईलैंड की प्रधानमंत्री थी पेटंगटॉन श्रीनिवात्र, उनको हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया? क्योंकि उनकी एक फोन कॉल का ऑडियो लीक हो गया था। उस फोन कॉल के ऑडियो में ऐसा क्या था, यह समझने के लिए थोड़ा सा वहां का मसला क्या है यह समझना पड़ेगा। क्या है कि जो प्रधानमंत्री थी अभी तक थाईलैंड की, जिनको अदालत ने हटा दिया, उनके पिता भी प्रधानमंत्री थे और थाईलैंड का पड़ोसी देश है कंबोडिया। कंबोडिया के साथ बॉर्डर को लेकर पुराना झगड़ा है थाईलैंड का। तो थाईलैंड की प्रधानमंत्री कंबोडिया के एक नेता से फोन पर बात कर रही थी। कंबोडिया के वो नेता उनके पिता के पुराने दोस्त रहे थे, तो फोन पर वो उनको अंकल अंकल कहकर बात कर रही थी और उनसे कह रही थी कि थाईलैंड की सेना को अब छोड़िए, आप मुझसे बात कीजिए, बताइए बॉर्डर की प्रॉब्लम का क्या करना है, इस मसले को हल करते हैं। ये फोन कॉल का ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा था, वो लीक हो गया। बवाल मच गया थाईलैंड में कि ये क्या। वहां के लोग बोले कि एक तो हमारे देश की प्रधानमंत्री कंबोडिया के नेता को अंकल अंकल बोल रही है, ऊपर से कह रही है कि सेना को छोड़िए, बॉर्डर की बात करते हैं। तो ये तो अपने ही देश के खिलाफ बात कर रही है, देश की प्रधानमंत्री अपनी ही सेना के खिलाफ बात कर रही है। तो मामला अदालत तक गया और अदालत ने प्रधानमंत्री को हटा दिया, क्योंकि मई में दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आ गई थी बॉर्डर पर और कंबोडिया के एक सैनिक की मौत भी हो गई थी। तो कंबोडिया के साथ थाईलैंड का तनाव चरम पर चल रहा है। वैसे तो इसमें भी यह माना जाता है कि चीन आग में घी डाल रहा है। कंबोडिया की सेना को चीन का समर्थन माना जाता है और बॉर्डर की लड़ाई है, बॉर्डर की लड़ाइयों में चीन का अपना एंगल रहता ही है। तो थाईलैंड और कंबोडिया के बॉर्डर की लड़ाई में ऐसा माना जाता है कि कंबोडिया को चीन सपोर्ट कर रहा है थाईलैंड के खिलाफ। अब आप बोलेंगे कि शिव मंदिर कहां है इसमें? है ना, असल में जिस जगह की लड़ाई है वो 1000 साल से पुराना शिव मंदिर ही है। नाम है प्रिय विहार। प्रिय विहार 3 देशों की सीमा पर एक पर्वत है, थाईलैंड, कंबोडिया और लाओस। उन तीनों देशों की सीमाएं जहां मिलती हैं वहां है ये प्रिय विहार। थाईलैंड कहता है उसका है, कंबोडिया कहता है उसका है। बहुत लड़ाई चली इन दोनों देशों के बीच, मामला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक भी गया था और 1962 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने फैसला सुनाया कि मंदिर कंबोडिया का है। लेकिन मंदिर के साथ के 4.5 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके को लेकर कुछ साफ नहीं है। तो लड़ाई चलती रही और लड़ाई भी मतलब सेना वाली झड़पें हो जाती।
अभी ये ताजा तनाव जिसमें जंग तक का खतरा बन गया, वो ऐसे शुरू हुआ कि इस साल फरवरी में वहां एक दिन थाईलैंड के कुछ सैनिक गश्त पर थे और मंदिर में कुछ महिलाएं आई हुई थी। महिलाओं ने क्या किया कि जोर जोर से कंबोडिया का राष्ट्रगान गाना शुरू कर दिया थाईलैंड के सैनिकों के सामने। तो थाईलैंड ने यह मान लिया कि उसकी सेना को उकसाने के लिए या चिढ़ाने के लिए जानबूझकर कंबोडिया का राष्ट्रगान उसके सैनिकों के सामने गाया गया। बस तभी से तनाव फिर से बढ़ता चला गया प्रिय विहार को लेकर। थाईलैंड में जनता रोष में आ गई कि अब की बार ले ही लो ये मंदिर कंबोडिया से। बॉर्डर पर सेनाएं आमने सामने आ गई। जैसा बताया कि कंबोडिया की सेना को चीन का साथ माना जाता है, तो झड़पें शुरू हो गई दोनों सेनाओं में और मई महीने में तो कंबोडिया के एक सैनिक की मौत हो गई। तो जंग के ही आसार बनने लग रहे थे, ऐसा लग रहा था। अब इस माहौल में थाईलैंड की प्रधानमंत्री का फोन करना कंबोडिया के नेता को और उनको बोलना अंकल, और बोलना कि अंकल आप थाईलैंड की सेना को छोड़ो, वो मैं देखती हूं, आप बताओ बॉर्डर का क्या करना है। तो ये फोन कॉल लीक हुई तो प्रधानमंत्री की कुर्सी बचना तो वैसे ही मुश्किल था। अदालत ने उनको हटाने का आदेश दे दिया। अब आप कहोगे कि चलो ये तो थाईलैंड और कंबोडिया की खबर हुई, लेकिन ये शिव मंदिर वहां आया कैसे? तो वो क्या है, ये इलाका है कंबोडिया और थाईलैंड के बॉर्डर का, और लाओस का बॉर्डर भी वहीं पास में है। जैसे भारत पर अंग्रेजों का राज होता था, वैसे ही इस इलाके पर फ्रांस का राज होता था। तो फ्रांस के राज के टाइम में नक्शे जो बने थे उनमें इस वाले इलाके की कोई क्लैरिटी पूरी नहीं दी गई थी। जैसे अंग्रेज भी कई जगह नक्शे की लड़ाइयां छोड़कर गए, वैसे ही वहां फ्रांस वाले नक्शे की लड़ाइयां छोड़ गए। तो ये वहां बॉर्डर पर डांगरेक पहाड़ों का इलाका है। उन पहाड़ों में एक 525 मीटर ऊंची चट्टान है। उस चट्टान पर है भगवान शिव का शिखरेश्वर अवतार, यानी शिखरेश्वर महादेव का मंदिर प्रिय विहार। पता है आपको? आपको ना पता हो लेकिन यूनेस्को को अच्छी तरह पता है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। माना जाता है कि यह 9वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी के बीच, जब वहां खमेर राजवंश का राज था, खमेर राजवंश था वहां पर, उसका राज था, उस समय बनाया था यह खमेर राजाओं ने। राजा यशोवर्मन, राजा सूर्यवर्मन प्रथम और उसके बाद सूर्यवर्मन द्वितीय के राज में मंदिर परिसर का निर्माण हुआ, यानी लगभग 1500 साल पुराना। चट्टान के शिखर पर है, इसलिए शिखरेश्वर महाराज। वहां से दूर दूर तक कंबोडिया और थाईलैंड का इलाका दिखता है। दोनों तरफ से आप मंदिर तक जा सकते हो। थाईलैंड से भी, कंबोडिया से भी, दोनों जगह से रास्ता है चट्टान पर चढ़ने का। और कमाल की कलाकारी है मंदिर में। बड़े बड़े विशाल पत्थरों को तराश कर बना है। आप सोचिए, इतनी ऊंची चट्टान पर पत्थर ले गए उस जमाने में, ऊपर पत्थर तराश कर शिव के मंदिर में नाग बनाए गए हैं, देवता बनाए गए हैं। तो क्या वहां के राजा हिंदू थे? असल में हिंद महासागर के जरिए इधर तमिलनाडु की तरफ से तब बहुत व्यापार होता था, तमिलनाडु से आगे दक्षिण पूर्व एशिया में। तो दक्षिण भारत की संस्कृति का काफी प्रभाव रहा उस पूरे इलाके में। थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, आसपास के जितने भी देश हैं, उस पूरे इलाके में प्रभाव रहा। धर्म तब उस तरह से नहीं था जैसा अब देखा जाता है। इन इलाकों के राजा भी खुद को वैष्णव और शैव परंपराओं से जोड़ते थे। तो शिव की भी पूजा होती थी, विष्णु की भी पूजा होती थी। बाद में बौद्ध धर्म भी पहुंचा भारत से, और हिंदू कोई धर्म था वहां का और उसके बाद बौद्ध धर्म आया, ऐसा सांचों में नहीं देखा जाता था धर्म को। इन्हीं मंदिरों में, कई मंदिरों में फिर बौद्ध परंपराओं से भी पूजा होती थी। ये तो किताब से जुड़े धर्म जब आए तब यह फर्क पैदा हुआ कि ये जो पहले पूजा पद्धति थी या जो परंपराएं थी या जो पंथ था वो हिंदू धर्म था। किताब से जुड़े धर्म मतलब जैसे बाइबल से ईसाई धर्म या कुरान से इस्लाम। ये जब आए तो उससे पहले जो धर्म इससे पहले इस पूरे इलाके में था, जो पूजा पद्धति थी, जो पंथ था, वो जीवन का एक हिस्सा ही था एक तरह से। अलग से धर्म या पंथ की तरह उसको बाद में देखा जाने लगा। तो उस लिहाज से, क्योंकि भारत की संस्कृति ही थी जो वहां तक व्यापार वगैरह होने की वजह से फैल गई थी, इसलिए वहां शिव मंदिर भी थे, विष्णु मंदिर भी थे, रामायण की कथाएं भी सब जगह जानते थे। इसी तरह वहां था ये भगवान शिव का शिखरेश्वर मंदिर, जिसे कहा जाता है प्रिय विहार, और उस पर है दो देशों की लड़ाई और थाईलैंड की प्रधानमंत्री की गद्दी चली गई।
100 बात की एक बात। इधर बेंगलुरु में टेक कंपनी इंफोसिस के एक कर्मचारी को अश्लील वीडियो बनाने के आरोप में पकड़ लिया गया। टेक कंपनी इंफोसिस के एक कर्मचारी को बेंगलुरु से गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप लगा कि उसने इस कंपनी में काम करने वाली महिला कर्मचारियों के वॉशरूम में अश्लील वीडियो बनाए। पुलिस के मुताबिक जांच के दौरान आरोपी के फोन से 30 अलग-अलग महिलाओं के अश्लील वीडियो मिले। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में नगर निगम के दफ्तर के सामने एक बड़े पेड़ के गिर जाने से नगर निगम के 2 कर्मचारियों की मौत हो गई। इस घटना में एक कर्मचारी गंभीर रूप से घायल भी हुआ। उधर अमेरिका के खुफिया विभाग के कुछ अधिकारियों ने दावा किया कि इजरायल से जंग के दौरान ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में बारूद बिछाने की तैयारी कर ली थी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज एक समुद्री गलियारा है जो तेल व्यापार के सबसे अहम रास्तों में एक है। उस गलियारे पर सालों से ईरान का दबदबा रहा है। 12 दिन के युद्ध के दौरान ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद करने की तैयारी कर ली थी। हालांकि बाद में सीज फायर लागू होने की वजह से ऐसा नहीं हो पाया था। लेकिन दावा है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को सिर्फ बंद ही नहीं करना चाहता था, बल्कि उसने वहां लैंडमाइन यानी बम की तरह फटने वाला बारूद लगाने की योजना भी बना ली थी। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया कि ईरान हॉर्मूज गलियारे के चप्पे चप्पे पर लैंडमाइन बिछाने वाला था। दावा तो यहां तक किया गया कि उसने अपने युद्धपोतों पर बड़े पैमाने पर बारूद लाद भी दिया था। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी योजना को आगे बढ़ाता, युद्ध में सीज फायर की घोषणा कर दी गई थी। इजरायल और ईरान ने अपने पैर पीछे खींच लिए थे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ईरान के पास मौजूद समुद्री गलियारा है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का बेहद अहम रूट है। फारस की खाड़ी को खुले समंदर से जोड़ने वाला इकलौता रास्ता भी यही है। दुनिया भर में होने वाले तेल कारोबार का लगभग 25% हिस्सा इसी रास्ते से होकर जाता है। ऐसे में वहां लैंडमाइन बिछा दी जाती तो उस गलियारे से आने जाने वाले जहाज उनकी चपेट में आकर बर्बाद हो सकते थे। इधर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में आतंकी संगठन टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने जोरदार धमाका कर पाकिस्तानी फौज की नींद उड़ा दी। वहां के बाजौर जिले में एक असिस्टेंट कमिश्नर की गाड़ी में जबरदस्त धमाका हुआ और इसमें असिस्टेंट कमिश्नर समेत 5 लोगों की जान चली गई। इसके साथ ही 11 लोग बुरी तरह घायल हो गए। क्योंकि सड़क के किनारे भीषण धमाका होता नजर आया। ये इतना खौफनाक था कि उस गाड़ी के अलग अलग हिस्से धमाके के बाद उड़ते दिखाई दिए। इसके बाद तो धुएं की वजह से आसपास कुछ दिखना ही बंद हो गया। इसी बीच कुछ लोगों ने वहां से भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश की। ये जोरदार धमाका पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में बाजौर जिले में हुआ। वहां खार इलाके में उस असिस्टेंट कमिश्नर की गाड़ी को आतंकी संगठन टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के आतंकियों ने निशाना बनाया। जिस वक्त ये ब्लास्ट हुआ उस समय वो असिस्टेंट कमिश्नर और उनके साथ 2 पुलिसकर्मी उस गाड़ी में सवार थे और उनकी इसमें जान चली गई। उनके अलावा उस गाड़ी के नजदीक मौजूद 2 लोगों की भी मौत हो गई, जबकि उस गाड़ी के तो परखचे उड़ गए। उसका सिर्फ आधा अधूरा ढांचा ही बचा दिखाई दिया। और इस सब के बीच सिंधु जल समझौते पर भारत के सख्त रुख के बाद घुटनों पर आए पाकिस्तान ने पानी की एक एक बूंद इकट्ठा करने की तैयारी शुरू कर दी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अपने देश में पानी जमा करने की परियोजनाओं में तेजी लाने के आदेश दिए। पहलगाम आतंकी हमले के अगले ही दिन भारत ने सिंधु जल समझौते को मानने से इनकार कर दिया था। इसके बाद से ही जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान जाने वाली नदियों के पानी पर पाबंदी लगा दी गई। इसका नतीजा यह हुआ कि पाकिस्तान के कई इलाकों में पानी का संकट खड़ा हो गया। और इसीलिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपने देश में पानी को इकट्ठा करने की परियोजनाओं पर जोर लगाने के आदेश दे दिए, ताकि बूंद बूंद पानी जमा कर लोगों की प्यास बुझाई जा सके। आतंक की खेती करने वाले पाकिस्तान की बड़ी आबादी भारत से जाने वाली नदियों के पानी के भरोसे रहती है, क्योंकि जम्मू कश्मीर से 3 नदियों झेलम, सिंधु और चिनाब का पानी पाकिस्तान में बिना किसी रोक टोक के जाता था। पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत के बहुत बड़े हिस्से की खेती इन्हीं नदियों के पानी से होती आई थी। लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने तीनों नदियों के पानी पर लगाम कस दी। अब भारत अपनी मर्जी से उनका पानी छोड़ता और बंद करता है, और इसीलिए पाकिस्तान के कई इलाकों में कभी पानी की किल्लत हो जाती है तो कभी बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं। यही वजह रही कि पानी के संकट से घिरी पाकिस्तान की सरकार हाथ पांव मारने में जुट गई। उधर ईरान पर इजरायल के हमलों का विरोध करने वाले पाकिस्तान ने अब इजरायल के पाले में जाने के संकेत दे दिए। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के मुताबिक फायदा होने पर उनका देश इब्राहिम समझौते का हिस्सा बन सकता है। इब्राहिम समझौता साल 2020 में अमेरिका की मध्यस्थता के बाद हुआ था। इस समझौते का मकसद है इजरायल और अरब देशों के बीच राजनयिक रिश्तों की शुरुआत करना, मतलब इजरायल को देश के तौर पर मान्यता देना।
क्योंकि फिलिस्तीन विवाद की वजह से ईरान समेत कई देश इजरायल को देश के रूप में मान्यता नहीं देते। पाकिस्तान भी उनमें शामिल है। लेकिन मौका परस्त पाकिस्तान ने पलटने के संकेत दे दिए। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया। उनसे पूछा गया कि क्या पाकिस्तान एब्राहम अकॉर्ड्स यानी एब्राहम समझौते में शामिल हो सकता है, तो उन्होंने जवाब दिया कि पाकिस्तान की सरकार अपने फायदे को सबसे ऊपर रखती है और इस समझौते का हिस्सा बनने का प्रस्ताव आया तो उस पर विचार किया जाएगा। मतलब ख्वाजा आसिफ ने एब्राहम समझौते में शामिल होने से साफ साफ इनकार नहीं किया। एब्राहम समझौता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अगुवाई में उनके पहले कार्यकाल के दौरान साल 2020 में हुआ था। यह समझौता इसलिए हुआ था ताकि इजरायल और अरब के देशों में तनाव कम किया जा सके और उनके बीच राजनयिक रिश्तों की शुरुआत हो सके। एब्राहम समझौते पर सबसे पहले यूएई और बहरीन ने साइन किए थे। बाद में सूडान और मोरक्को भी इसका हिस्सा बने। इस समझौते पर मोहर लगाने का मतलब इजरायल को देश के तौर पर मान्यता देना भी है, जबकि फिलिस्तीन विवाद की वजह से पाकिस्तान इजरायल को देश नहीं मानता। लेकिन ख्वाजा आसिफ के बयान ने पाकिस्तान के पाला बदलने का इशारा कर दिया। इधर पंजाब के अमृतसर में अवैध हथियारों की तस्करी के आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। पंजाब की अमृतसर पुलिस ने ड्रग्स और अवैध हथियारों की तस्करी के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों से 8 हथियार, 1 किलो हेरोइन और करीब 3 लाख रुपए बरामद किए गए। शुरुआती जांच में पता चला कि वो तीनों पाकिस्तान में बैठे एक तस्कर के इशारों पर काम कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के मथुरा में अवैध संबंध के शक में एक आदमी ने अपने ही पड़ोसी की जान ले ली। पुलिस के मुताबिक वो दोनों अक्सर एक साथ बैठकर शराब पीते थे, इसीलिए पुलिस को शक है कि उस आदमी ने पहले अपने पड़ोसी को शराब पिलाई और फिर उसकी हत्या कर दी। उस आदमी को शक था उसकी पत्नी और उसके पड़ोसी का प्रेम प्रसंग चल रहा है। उधर पंजाब की सियासत उस वक्त गर्मा गई जब राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम और शिरोमणि अकाली दल के मुखिया सुखबीर सिंह बादल को हिरासत में ले लिया गया। वो अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ मोहाली में गुरुद्वारा श्री अंब साहब की ओर जा रहे थे। बताया गया कि वहां अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया जाना था। विक्रम मजीठिया को आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में कुछ दिन पहले गिरफ्तार किया गया था। 7 दिन की रिमांड के बाद पुलिस ने उन्हें कोर्ट में पेश किया, लेकिन मजीठिया की पेशी से पहले अकाली दल के कार्यकर्ता पंजाब के कई इलाकों में सड़कों पर उतर आए। और इसी बीच सुखबीर सिंह बादल भी मोहाली के गुरुद्वारा श्री अंब साहब जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें पहले ही रोक लिया। इस पर वो राज्य की भगवंत मान सरकार पर भड़क गए। मैं तो कोई ऐसा कुछ देखा नहीं, पहली बार होया कि एमरजेंसी लग गई है, इतना डर पै गया इन्होंने अकाली वर्करों को। शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल बार बार कहते रहे कि वो गुरुद्वारे में मत्था टेकने के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस ने उनके काफिले को आगे बढ़ने नहीं दिया। कुछ देर बाद वो अपनी गाड़ी से उतर गए और खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने सुखबीर सिंह बादल के अलावा उनके कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। इसके बाद तो वहां नारेबाजी शुरू हो गई। सुखबीर सिंह बादल ने दावा किया कि पंजाब की भगवंत मान सरकार दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इशारे पर चल रही है। केजरीवाल ने इमरजेंसी ला दी, पंजाब डेमोक्रेटिक राइट केजरीवाल ने खत्म करते हैं। बताया गया कि सुखबीर सिंह बादल अपने समर्थकों के साथ गुरुद्वारे में विक्रम मजीठिया के समर्थन में प्रदर्शन करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इधर जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा के लिए आया श्रद्धालुओं का पहला जत्था रामबन के चंद्रकोट पहुंच गया। पहले जत्थे में करीब 6000 लोग शामिल रहे। वो लोग कुछ ही घंटों में भोलेनाथ के दर्शन करेंगे। अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए। और इसी बीच श्रद्धालुओं का पहला ग्रुप रामबन के चंद्रकोट पहुंच गया। अमरनाथ यात्रा के लिए पहुंचे वो लोग खुशी के मारे झूमते गाते दिखाई दिए। श्रद्धालुओं के जयकारे से पूरा इलाका गूंज उठा। गुजरात से आए कुछ श्रद्धालुओं ने तो गरबा करना शुरू कर दिया। कई लोग हाथों में त्रिशूल और डमरू लेकर नाचते गाते नजर आए। इससे पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू में उन यात्रियों को झंडा दिखाकर रवाना किया था। अमरनाथ यात्रा 38 दिन तक चलेगी और पहले जत्थे में शामिल करीब 6000 लोग कुछ ही घंटों में महादेव के दर्शन करेंगे। अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू कश्मीर के हर चौक चौराहे पर सख्त पहरा दिखाई दिया। इस दौरान भक्ति में लीन श्रद्धालु सुरक्षा कर्मियों का भी हौसला बढ़ाते नजर आए। रामबन के चंद्रकोट पहुंचते ही श्रद्धालुओं पर फूल बरसाकर उनका स्वागत किया गया। उधर उत्तर प्रदेश के बागपत में एक सिपाही के हत्याकांड के आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने का दावा किया।
पुलिस के मुताबिक 29 जून को अजय नाम के सिपाही और मोहित नाम के आरोपी के बीच क्रिकेट खेलने को लेकर झगड़ा हुआ था। आरोप लगा इसी झगड़े में मोहित ने सिपाही अजय की गोली मारकर हत्या कर दी थी और फरार हो गए थे। लेकिन हत्याकांड के कुछ ही घंटों के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक बागपत के खेकड़ा इलाके में पुलिस की टीम और आरोपी मोहित के बीच मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से वो घायल हो गए। अभियुक्त के पास से घटना में प्रयुक्त इलीगल वेपन बरामद हुआ है। आरोपी मोहित बागपत के एक सरकारी स्कूल के टीचर बताए गए। पुलिस के मुताबिक बागपत के सुनहेड़ा गांव में उनके और अजय नाम के सिपाही के बीच क्रिकेट खेलने के दौरान झगड़ा हुआ था। पुलिस ने आरोप लगाया कि इसी झगड़े के बाद मोहित ने अजय पर गोलियां दाग दी थी। गोलीबारी के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी थी। अजय उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के थाने में तैनात थे और छुट्टियों में बागपत आए हुए थे, जहां उनकी हत्या कर दी गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75 साल के सफर पर न्यूज 18 इंडिया लेकर आ रहा है एक मेगा सीरीज। इस सीरीज में बात होगी प्रधानमंत्री के संघर्षों और सफलताओं की। इसके अलावा हम उनकी उन नीतियों और योजनाओं पर भी नजर डालेंगे जिन्होंने देश की दशा और दिशा बदल दी। इस सीरीज की शुरुआत शुक्रवार 4 जुलाई रात 10:05 पर होगी, तो देखना मत भूलिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75 साल, 75 पहल, 75 परिणाम, संघर्ष, सफलताएं और मिसाल। प्रधानमंत्री मोदी के 75 साल। 4 जुलाई से देखिए न्यूज 18 की स्पेशल सीरीज